है आपके सामने प्रश्न है SLE कहने का मतलब है सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिचियोटोसस, ठीक है, एरिथेमेटोसस, ठीक है, एरिथेमेटोटस, ठीक है, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ठीक है, एरिथेमेटोसस, 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 याद रखिएगा सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ठीक है, याद रखिएगा सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ठीक है। इसके कारण टोटल चीज़ देखना है, पहले चलिए SLE देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटस के बारे में बताइए। सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटोसस क्या होता है? SLE माय डियर, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस जो होता है यह एक क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला एक बीमारी है, ठीक है। ऑटोइम्यून रोग है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑटोइम्यून का मतलब क्या होता है। तो ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा है ना, जो आपके संक्रमण या अन्य बीमारियों से लड़ता है, आपको ज़्यादा गंभीर बीमारी होने से बचाता है, तो वह जो आपके शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह बाहरी पदार्थ, बाहरी संक्रमणों से न लड़ के आपके बॉडी के ही कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है, क्षतिग्रस्त करने लगता है, तो उससे हम ऑटोइम्यून रोग कहते हैं, ठीक है। तो वही एक प्रकार का आपका यह सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटोसस जो है यह एक क्रॉनिक बीमारी है, लंबे समय तक चलने वाला, और यह एक ऑटोइम्यून रोग है, ठीक है, स्व प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला रोग है जो शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। अब ये जो SLE होता है, ये वाला SLE, यह एक दो अंगों को प्रभावित नहीं करता है, यह किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है इस शरीर के किसी भी हिस्से में, ठीक है। ल्यूपस तब होता है, मतलब ये जो ल्यूपस है तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम जो आमतौर पे आपके शरीर को संक्रमण या बीमारियों से बचाने में मदद करती है, यह इम्यून सिस्टम अपने ही ऊतकों यानी अपने ही बॉडी के ऊतकों पर हमला करना, अटैक करना शुरू कर देता है। तो मैंने क्या बताया, वही चीज़ बताया कि ल्यूपस तब होता है जब आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वह आपके बाहरी पदार्थ, बाहरी संक्रमणों, बीमारियों से न लड़कर वह आपके बॉडी में ही आपके टिश्यू, ऊतकों पर, शरीर के अंगों पर हमला करने लगता है, ठीक है। और यह हमला जो है आपके सूजन का कारण बनता है और आपके अन्य कुछ मामलों में यह ऊतक को पूर्ण क्षतिग्रस्त भी कर देता है, या फिर यह व्यापक खतरनाक भी जो है आपको बना सकता है किसी बॉडी पार्ट को हमला करके, समझ गए। त्वचा, जोड़ों, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, परिसंचरी, रक्त कोशिका और मस्तिष्क को यह प्रभावित करती है। तो यही आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली अपने बॉडी में ही ऊतकों के प्रति जो है रिएक्शन दिखाने लगता है और आपके ऊतकों को क्षतिग्रस्त मारने लगता है, और फिर बॉडी के जिस भी ऊतक को क्षतिग्रस्त करता है, मारता है, तो मतलब क्या हुआ कि उस अंग को क्षतिग्रस्त कर रहा है, जिस भी अंग के ऊतक को मारेगा। जैसे लीवर पर अटैक करेगा, तो लीवर पर अटैक करने का मतलब क्या है कि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो अन्य संक्रमणों, अन्य बीमारियों से लड़ता, बाहरी चीज़ों से, वह आपके बॉडी में ही आपके अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। अंगों के नुकसान पहुंचाने का मतलब है अगर लीवर पर अटैक कर रहा है आपका ऑटो इम्यून, तो वह लीवर के ही कोशिकाओं को, ऊतकों को नष्ट करने लगेगा, जिससे लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर लीवर को गड़बड़ भी कर सकता है लंबे समय तक। तो यही आपका SLE सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटोसस होता है, ठीक है, जो आपके बॉडी में त्वचा, जोड़ों, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, सर्कुलेटरी सिस्टम, किसी भी चीज़ को, मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, समझ गए। तो यही आपका SLE होता है। SLE कोई एक बीमारी को नहीं कहते हैं, यह एक बीमारी को उत्पन्न करने वाला ऑटो इम्यून डिजीज होता है, समझ गए। यह एक दीर्घकालीन सिस्टमेटिक प्रदाह है, अभी बता है, जिसके कारण शरीर के कई अंग तथा तंत्र प्रभावित होते हैं और तथा काम करना भी बंद कर देते हैं। उसी चीज़ को एक लाइन में बता दिए। यह एक गंभीर रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर ये रोग होता है किसी को SLE, तो इसका समझ लीजिए कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, कोई भी बीमारी हो जिसका इलाज नहीं हो तो उसके लक्षणों को जो है कम करके आप उसको जो है लंबे समय तक व्यक्ति को बचा सकते हैं, ये बात जरूर है, ठीक है। तो यही जो है आपका हो गया SLE। कारण की बात किया जाए कि यह रोग क्यों होता है, क्या कारण होता है, तो सबसे पहला ऐसे ऐसे रोग होने का कारण होता है अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण कहा जाए तो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी चलते आ रहा होता है वो होता है अनुवांशिक कारण। दूसरा होता है शारीरिक और भावनात्मक तनाव भी इसका कारण बनता है। प्रेगनेंसी में भी यह रोग पकड़ सकता है।
पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रे होता है, पराबैंगनी किरणें भी इसका कारण बन सकता है। कुछ दवाइयाँ जैसे आइसोनिजाइड, हाइड्रालिजाइड, मिथाइल डोपा, ठीक है, तो ये सब दवाइयाँ हैं जो आपके बॉडी में आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है। एंटीजन व एंटीबॉडी क्रिया अनियंत्रित हो, आपके बॉडी में एंटीजन व एंटीबॉडी जो बनता है वह काम में अनियंत्रित रूप से जो है अपना काम करने लगेगा, तो ये भी कारण होता है। स्व प्रतिरक्षा रोग ऑटो इम्यून डिजीज है, वह भी आपका प्रॉब्लम करेगा। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में, आप जाके देखिएगा। संक्रामक स्ट्रेप्टोकोकल या फिर वायरल संक्रमण, हार्मोनल गर्भ निरोधक उपयोग करना, तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण आपके बॉडी में ये चीज़ें उत्पन्न हो सकता है। सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, तो कारण वही है अनुवांशिक कारक, शारीरिक भावनात्मक तनाव, गर्भावस्था, पराबैंगनी किरणें, कुछ औषधियाँ जैसे आइसोनिजाइड, हाइड्रालिजाइड, मिथाइल डोपा, ये सब का उपयोग, एंटीबॉडी एवं एंटीजन क्रिया अनियंत्रित होना, ठीक है, ऑटो इम्यून रोग होना, संक्रमण जैसे स्ट्रेप्टोकोकल या वायरल संक्रमण, गर्भ निरोधक का उपयोग भी खतरनाक होता है बॉडी के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कारण देख लिए। लक्षण की बात किया जाएगा तो ये चीज़ हो गया। लक्षण की बात किया जाएगा माय डियर, तो लक्षण में कुछ भी लक्षण आपके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक बीमारी का स्पेशलाइज होता नहीं है कि इसमें बीमारी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे है आपके सामने में है, अब ये जो बीमारी है ऑटो इम्यून डिजीज, कोई एक रोग को, एक अंग के रोग या कोई एक अंग बीमारी के बारे में तो है नहीं, तो इसमें जो भी चीज़ लिख दीजिएगा वो सारा चीज़ हो जाएगा। जैसे बुखार आना, थकान आना, बेचैनी आना, वजन घटना, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते होना, सभी जोड़ों में दर्द होना, हथेलियों पर लाल लाल आना, ठीक है, एरिथीमा ऑफ द पाम, ठीक है ना, तो एरिथीमा होना, हेपेटोमेगली लीवर बढ़ना, ठीक है, स्प्लीन मतलब प्लीहा बढ़ना, स्प्लीनोमेगली भूख कम लगना, दौरे आना, पेट दर्द होना, प्रकाश के प्रति संवेदना, फोटोसेंसिटिविटी, लसिका गांठे में सूजन होना, फूल जाना, ठीक है, अनियमित मासिक धर्म, प्रभावित क्षेत्र से बाल गिरना, जहाँ भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से बाल गिरने लगेगा। तो अनेकों प्रॉब्लम, अनेकों अंग का प्रॉब्लम यहाँ पे संभव है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक अंग का ही खराबी ये चीज़ें है। ऐसे कोई भी अंग में होगा वहाँ पे नॉर्मली वहाँ प्रभावित करेगा, वहाँ से बाल गिरने लगेगा, ठीक है, वहाँ सूजन हो जाएगा, गांठ बन सकता है, ठीक है, वहाँ पे आपके घाव बन सकते हैं, ठीक है ना, उसका आकार बढ़ जाएगा, लाल लाल हो जाएगा उस जगह पे, तो ये जो है आपके उत्पन्न हो सकते हैं। बाकी रही बात सहायक लक्षण में, तो बुखार, थकान, बेचैनी, वजन घटना, ठीक है ना, सभी जोड़ों में दर्द होना, भूख कम लगना, दौरे आना, एब्डोमिनल पेन, प्रकाश के प्रति जो है प्रॉब्लम आना, ठीक है ना, ये सारे चीज़ हो सकते हैं। मासिक धर्म का अनियमित होना, प्रभावित क्षेत्र से बाल गिरना, तो ये सब भी आपके संभव है, और जो मैंने बताया तो वो भी संभव है, समझ गए। तो ये हो गया आपका लक्षण। रही बात निदान की, तो आपके सामने निदान है, इतिवृत्ति इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, ल्यूपस एरिथमेटोसस सेल टेस्ट, ठीक है, मतलब जहाँ भी ऐसे समस्या लग रहा है तो वहाँ से कोशिकाओं का टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि कोशिकाओं जो है ऑटोइम्यून का शिकार है या क्या है, तो ल्यूपस एरिथोटोमस से सेल टेस्ट किया जाता है। एएनए का टेस्ट होता है, ठीक है, एएनए का, सीबीसी टेस्ट होता है, एंटीकोगुलेंट टेस्ट होता है, ठीक है ना, एंटी कार्डियोलिपिन टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, एंटी कार्डियोलिपिन टेस्ट किया जाता है, ईसीजी टेस्ट किया जाता है, किडनी बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। तो ये सब जो है आपके टेस्ट होते हैं, समझ गए, जिसको मैंने आपको बताया। जटिलता में अगर नहीं दिखवाते हैं तो जटिलता में डिजिटल गैंग्रीन हो सकता है, प्लूरल फेफड़ा में पानी भर सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब फेफड़ा में जो प्रेशर होता है बढ़ जाएगा, पेनकार्डाइटिस हो सकता है, समझ गए ना, पेनकार्डाइटिस हो सकता है, और रीनल फेलुअर भी हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकता है, साइकोसिस यानी गंभीर मानसिक रोग भी हो सकता है। तो इसके होने से आपको किडनी, हृदय, समझ गए, फेफड़ा, समझ गए, मस्तिष्क, प्लूरल, फेफड़ा, गैंग्रीन मतलब घाव बनना, इस सारे के सारे आपके जो है आपके इससे हो सकते हैं, किससे, एसएलई से। तो ये एसएलई कोई एक बीमारी नहीं होता है, किडनी, हार्ट, फेफड़ा कहीं भी प्रभावित हो सकता है, समझ गए, जहाँ भी होगा क्षतिग्रस्त होने लगेगा वहाँ भी यह प्रभावित हो जाएगा। उपचार की बात किया जाएगा तो अर्थलेजिया को कम करने हेतु एनसेड दी जाती है, यानी जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दिए जाते हैं, ठीक है, चूँकि हम लोग देखें लक्षण में कि दर्द होता है जोड़ों में। त्वचा पर चकत्ते होते हैं, इसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाइटामिन दिया जाता है, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक स्टेरॉइड वाइटमेंट होता है। यह वाइटमेंट जो है आपके चकत्ते को दूर करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें चकत्ते भी संभव है, लाल लाल चकत्ते बनते हैं।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन दिए जाते हैं जैसे हाइड्रोकॉर्टिकोसिन, प्रेडनिसोन, बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन। तो इस प्रकार के बीमारी में आपको जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा बहुत काम करता है, ठीक है ना। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन के साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। रीनल डिजीज, गुर्दा के रोग होने पर आपको फिर आहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, जैसे लो सोडियम डाइट, लो प्रोटीन और हाई कैलोरी वाला भोजन देना अगर किडनी पर ये हमला करता है तो, ठीक है ना। स्टेम सेल थेरेपी भी दी जाती है, तो ऐसे में स्टेम सेल थेरेपी भी दी जाती है, और भी अन्य कोई समस्या होता है लक्षण के आधार पर भी जो है इलाज किया जाता है, ठीक है। रही बात नर्सिंग प्रबंध की, तो रोगी की त्वचा की उपयुक्त साफ सफाई रखें, जहाँ पे भी रेसेज बने हैं, जहाँ पे भी जो है एरिथोमस बने हैं, वहाँ पे जो है आप उसको साफ सफाई रखें, ठीक है। रोगी को उच्च आयरन और विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ लेने की सलाह देनी चाहिए। रोगी को धूम्रपान, शराब का सेवन न करने की सलाह देनी चाहिए। रोगी को आहार में नमक, तेल, घी, वसीय पदार्थों की मात्रा कम करने के लिए कहें। रोगी को बीमारी के रिस्क फैक्टर जैसे सूर्य के प्रकाश, पराबैंगनी किरणें आदि से बचने को सलाह दें। रोगी को पर्याप्त नींद व आराम लेने के लिए प्रेरित करें। रोगी को संतुलित आहार लेने की सलाह दें, और रोगी को उपचार हेतु किसी दुष्प्रभाव के बारे में तुरंत सूचित करें, सलाह देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब एसएलई का जो है प्रबंध है। आप चाहें एसएलई के प्रबंध में और सारे चीज़ को ऐड कर सकते हैं। एसएलई कोई एक बीमारी का नाम नहीं, इस एसएलई से कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से जो मेन ऑर्गेन होगा उसके देखभाल के लिए नर्सिंग प्रबंध लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कि अगर वो अंग प्रभावित होगा तो क्या क्या होगा, तो सारा उसी हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे टोटल इंग्लिश दे दिए गए हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हो। आज के प्रश्न है अर्थराइटिस, यहाँ पे अर्थराइटिस लिखा है, टाइपिंग गलत है, सही कर लीजिएगा। अर्थराइटिस के बारे में आज हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग गठिया कहते हैं, ठीक है। अर्थराइटिस को हम लोग क्या कहते हैं, गठिया कहते हैं। ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। हिंदी में गठिया कहते हैं, आम भाषा में। इसके प्रकार को लिखना है, इसका कारण, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, सब चीज़ बताना है। अच्छा प्रश्न है, चलिए हम लोग देखते हैं यह अर्थराइटिस होता क्या है, समझ रहे हैं चीज़ों को। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग जो है मिस्टेक है, यहाँ पे अर्थराइटिस कर दिया है, लेकिन होगा यह अर्थराइटिस, जिसको हम लोग गठिया कहते हैं, इंग्लिश सही है। देखिए यह एक ज्वाइंट डिसऑर्डर होता है, मीन्स गठिया जो होता है ना, यह एक जहाँ जहाँ ज्वाइंट आपके रहते हैं उस ज्वाइंट में पेन के साथ सूजन भी रहता है, समझ गए, जिसमें एक या अधिक संधि जो ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन के मतलब क्या है, पता ही है कि इन्फ्लामेशन के मतलब होता है कि दर्द होना, लालिमा होना उस जगह पर, वहाँ पे गर्मी महसूस होना, सूजन होना, यह सब इन्फ्लामेशन के ही अंदर आता है, ठीक है। तो चीज़ें समझ गए। गठिया, गठिया का अर्थ है जोड़ों की सूजन, जोड़ में ज्वाइंट में सूजन होना ही गठिया जो है प्रमुख लक्षण दिखाता है। जोड़ वे स्थान होते हैं, ज्वाइंट वे स्थान होते हैं जहां दो हड्डी आपस में ज्वाइंट मिलता है, जुटता है, ठीक है। विभिन्न कारणों या उपचारों के साथ गठिया के अलग अलग प्रकार होते हैं। माय डियर, गठिया आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारे गठिया के प्रकार होते हैं। कुछ प्रकारों को आपको हम नीचे दिए गए हैं, जिसको दिखाएंगे भी। और अन्य अंग जैसे आपकी आंखें, हृदय तथा त्वचा को भी यह प्रभावित करता है, अर्थराइटिस, समझ गए। गठिया के समान लक्षणों में आपके जोड़ों में दर्द, लालिमा, गर्मी, सूजन, या यूं ही इसको एक वर्ड में इन्फ्लामेशन कह दीजिए, यही चीज़ें आपके जोड़ों में होता है, और यही अर्थराइटिस होता है। तो अर्थराइटिस के बारे में समझ गए, ठीक है। चलिए अर्थराइटिस के बारे में जब समझ ही गए तो आगे इसका इंग्लिश भी दिया गया है। जो लोग इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश में जो है इसको भरपूर तैयारी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ गए, अब आगे हम आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं। आगे अब हमको जो है इसका प्रकार के बारे में भी जानना है, ठीक है। किसके बारे में, प्रकार के बारे में। तो प्रकार हमको पढ़ना है, चूँकि आपसे मान गए अर्थराइटिस के बारे में नहीं पूछ के इसका किसी एक प्रकार के बारे में ही पूछ देगा कि बताइए यह अर्थराइटिस क्या है, इसके कारण लक्षण को लिखे। देखिए जब अर्थराइटिस का जो कारण लक्षण होगा, अर्थराइटिस के जो भी कारण लक्षण होंगे, समझ गए, वह आपके जो है टोटल प्रकार का भी सेम वही चीज़ें होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, समझ गए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के हम लोग अलग अलग प्रकार को चलते हैं, आप पढ़ेंगे। पहला प्रकार है आपके सामने में है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, समझ गए, यह सब प्रकार है।
सेप्टिक अर्थराइटिस और अन्य अर्थराइटिस में गाउट अर्थराइटिस होता है, स्टील्स अर्थराइटिस होता है। बहुत सारे अर्थराइटिस के प्रकार है, जब आप पढ़िएगा तो बहुत सारे अर्थराइटिस के प्रकार हैं, जितना याद रखना पाना संभव नहीं है। तो कुछ अर्थराइटिस के प्रकार मैंने जैसे गाउट अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, ये कुछ 4-5 नाम दे दिए हैं। जिसको अगर आपसे पूछेगा एकाध तो इसी में से रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में पूछा भी गया है एग्जाम में। तो आपको चलिए हम बताते हैं अर्थराइटिस होता क्या है। माय डियर, ऑस्टियो अर्थराइटिस का मतलब होता है कि यह डिजेनरेटिव ज्वाइंट का रोग है, समझ गए। इसमें प्रायः अधिक उम्र के कारण जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, सब कॉन्ड्रियल बोन होता है, वह नष्ट होने लगते हैं, जिसके कारण वह संधियों में तेज दर्द होता है। देखिए, ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है जब व्यक्ति धीरे धीरे उम्र अधिक होने लगता है तो व्यक्ति का जो हड्डी होता है ना, वह कमज़ोर होने लगता है, समझ गए। और जब कमज़ोर होने लगता है तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है या फिर सब कॉन्ड्रियल बोन होता है, या धीरे धीरे गायब व नष्ट होने लगता है, जिसके फलस्वरूप जो है हड्डियों में काफ़ी तेज दर्द होता है। अब उम्र बढ़ने के साथ जो हड्डी में प्रॉब्लम होता है वह ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है, जिसमें कार्टिलेज और सब कॉन्ड्रियल बोन धीरे धीरे गायब होने लगता है, नष्ट होने लगता है, जिसके कारण ज्वाइंट में पेन होता है, वही ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है, समझ गए। तो अगर मान गए आपसे पूछेगा कि ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या है बताइए, तो ये सारा चीज़ लिख दीजिएगा और आगे जो कारण लक्षण बताएंगे वो लिख दीजिएगा, हो जाएगा। दूसरा चीज़ें है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछे गए हैं, अलग एक्स्ट्रा अलग सेपरेट पूछा गया है रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में, ठीक है ना। तो देख लीजिए रूमेटाइड अर्थराइटिस, इसमें जो ज्वाइंट है, जो संधि है, उसके साइनोवियल जो कैप्सूल होता है, समझ गए, जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पे साइनोवियल कैप्सूल होता ही है, क्योंकि ज्वाइंट को मूवमेंट जो है यह साइनोवियल कैप्सूल देता है चिकनापन करके। तो होता यह है कि ज्वाइंट में जो है आपके साइनोवियल कैप्सूल का जो ज्वाइंट होता है ना, ज्वाइंट का जो साइनोवियल कैप्सूल होता है उसमें ही इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब इन्फ्लामेशन के मतलब अभी ऊपर पढ़ाए हैं, सूजन होना, वहाँ गर्मी होना, दर्द होना, ठीक है ना, ललीमा होना, तो ये चीज़ है रूमेटाइड अर्थराइट। अब इसी को अगर अच्छे से समझना है, देखिए रूमेटाइड गठिया को डॉक्टर जो है ऑटोइम्यून स्थिति कहते हैं। अब जो रूमेटाइड गठिया, रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है, डॉक्टर इसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वह जो है एक्टिव हो जाता है और हमारे ही बॉडी को क्षति पहुंचाने लगता है, तो वही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, समझ गए। यह तब शुरू होता है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, जिसे आपकी शरीर को रक्षा करना है, वह गड़बड़ा जाता है और गड़बड़ाने के बाद आपके ही शरीर पर हमला शुरू कर देता है। अब इम्यून सिस्टम का काम है कि आपको बाहरी संक्रमणों से लड़ना, बॉडी को सुरक्षा देना, लेकिन इस कंडीशन में, ऑटो इम्यून के डिसऑर्डर के कंडीशन में, यह एक्टिव हो जाएगा और बॉडी में ही जो है यह नुकसान पहुँचाने लगेगा, यह जो है ऊतक कोशिका को नष्ट करने लगता है, समझ गए। यह आपके जोड़ों की परत साइनोवियम में सूजन का कारण बनता है। अब यह जो ऑटोइम्यून है ये क्या करता है कि अपने ही बॉडी में क्षति पहुंचाने से यह जो जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है, उसका जो साइनोवियम परत होता है उसमें ही इन्फ्लामेशन करने लगता है। परिणाम स्वरूप आपके जोड़ में लाल, गरम, सूजे हुए दर्दनाक दर्द होता है और यही जो है रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है, समझ गए। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस आपके ज्वाइंट के जो साइनोवियल होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, और यह इन्फ्लामेशन क्यों होता है, यह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है, समझ गए। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है अभी बताए हैं, समझ गए। चलिए रूमेटाइड अर्थराइटिस समझ गए। तीसरा है सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस का मतलब होता है कि किसी संक्रमण के कारण अगर आपके ज्वाइंट में सेप्सिस के कारण होने वाला अर्थराइटिस सेप्टिक अर्थराइटिस कहलाता है। मान गए कोई इन्फेक्शन के कारण आपके बॉडी के में, ज्वाइंट में अगर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो जो है यह सेप्टिक अर्थराइटिस कहलाएगा, क्योंकि यह संक्रमण के कारण जो है आपके ज्वाइंट में सूजन है, पेन है, समझ गए। अनअर्थराइटिस भी होते हैं जैसे गाउट अर्थराइटिस, स्टील अर्थराइटिस। बाकी आपको जो है मैंने यहाँ पे जो भी अर्थराइटिस के बारे में बताया इसको अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि सिंगल ये सब के बारे में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे रखा है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में आप लोग इसको छापिएगा। बाकी रहा, अब हम लोग चलते हैं इसके लक्षण कारण सब में। लक्षण की बात किया जाए तो इसके मुख्य लक्षण निम्न होते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द होना। जोड़ों में दर्द होने को हम लोग अर्थलेजिया कहते हैं, समझ गए। अर्थलेजिया कहते हैं जोड़ों में दर्द होना। जोड़ों में सूजन भी होता है, स्वेलिंग इन ज्वाइंट, समझ गए, ये चीज़ें समझ रहे हैं। जोड़ों में कठोरता आना, स्टीफन इन ज्वाइंट, ज्वाइंट में जो है
स्टिफनेस आ जाता है, कठोरता आ जाता है, हाथ पैर हिलाने में परेशानी होता है। मतलब अगर सोचिएगा कि हाथ पैर आराम से इधर से उधर कर ले तो उसमें दिक्कत आता है, दर्द होगा, समझ गए। व्यक्ति के अंदर थकान आता है, नींद नहीं आएगा दर्द से, समझ गए। शरीर में लोचशीलता कम, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में कम होगा। जब भी आप इधर से उधर मूवमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, जहाँ भी दर्द होगा पैर या हाथ के ज्वाइंट में कहीं भी, और उसको आप सोचिएगा कि आराम से हम ऐसे वैसे मोड़ ले, इधर उधर कर ले, तो उसमें तकलीफ आता है, समझ गए। फ्लेक्सिबिलिटी कम जाता है व्यक्ति का। तो ये कुछ लक्षण है जो कि लक्षण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या क्या लक्षण है। जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन होना, जोड़ों में कठोरता आना, हाथ पैर हिलाने में परेशानी होना, थकान होना, नींद ना आना, शरीर में लोचशीलता मतलब लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। रही बात निदान की, तो अगर आपको अर्थराइटिस है, तो अर्थराइटिस में बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ब्लड टेस्ट में किया जाता है, समझ गए, एक्सरे किया जाता है, सीआरपी जांच किया जाता है, समझ गए। उसके बाद जो है सीटी स्कैन भी किया जाएगा, एमआरआई भी किया जा सकता है कि भाई क्यों किस कारण से जो है यह अर्थराइटिस है, समझ गए। तो ये सब निदान है जो कि आपको आसान बनाता है। रही बात उपचार की बात किया जाए, तो चलिए उपचार को देखते हैं। उपचार आपके सामने में है। ज्वाइंट पेन को कम करने के लिए रोगी को एनसैड नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दी जाती है, जिसे हम लोग एनसैड के नाम से भी जानते हैं, समझ गए, याद रखिएगा, एनसैड के नाम से भी जानते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ओके, ज्वाइंट पेन, ओके। रोगी को फिजियोथेरेपी दी जाती है। अब ऐसे रोगियों को जिसको ज्वाइंट में पेन है, उसको तो पेन को कम करने के लिए दवाई दिया ही जाता है, साथ में उसके फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज भी करवाया जाता है, ओके। 3, संक्रमण के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। अगर संक्रमण के कारण यानी सेप्टिक अर्थराइटिस है तो उससे संक्रमण का दवाई भी दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स, ओके। रोगी को एनसैड टॉपिकल ऑइंटमेंट का लेप करने के लिए भी कहा जाता है। अब रोगी को जो है एनसैड मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी जो मलहम आता है, जो सूजन दर्द से राहत दिलाता है, तो उसको जो है क्या करता है, आपको लेप लगाने के लिए भी कहा जाता है। जैसे डाइक्लोफेनिक हो गया, या बहुत सारे जेल आता है जिसको क्या करता है, आपको ज्वाइंट पर दर्द वाले जगह पर लगाते हैं, सूजन वूजन को कम करता है। रूमेटिक अर्थराइटिस के उपचार के लिए मिथोट्रेक्जेट या सल्फेलाजाइन का भी उपयोग किया जाता है। माय डियर, अगर किसी को रूमेटिक अर्थराइटिस है, रूमेटिक को हम लोग शॉर्ट में आरए भी कहते हैं, रूमेटिक अर्थराइटिस है तो इसमें मिथोट्रेक्जेट और सल्फेलाजाइन भी उपयोग किया जाता है, समझ गए, याद रखिएगा, रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये सारा चीज़ हो गया। छठा है, गंभीर स्थिति में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट भी किया जाता है। इसमें अर्थोडेसिस या साइनोवेक्टोमी या अर्थ्रोप्लास्टिक की जाती है, सर्जरी का नाम है, समझ गए। अगर कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उठ बैठ नहीं रहा है अर्थराइटिस के कारण, ऐसा भी कंडीशन होता है, तो फिर उसको जिस भी ज्वाइंट में प्रॉब्लम है उस ज्वाइंट को रिप्लेस कर दिया जाता है, समझ गए। और यह रिप्लेस करने में तरीका जो अपनाया जाता है वह अर्थोडेसिस होता है, या फिर साइनोवेक्टोमी होता है, या फिर अर्थ्रोप्लास्टी होता है। तो याद रखिएगा, अर्थोडेसिस, साइनोवेक्टोमी और अर्थ्रोप्लास्टी, ये तीनों में से कोई भी तरीका अपनाकर व्यक्ति को रिप्लेसमेंट किया जा सकता है ज्वाइंट का, समझ गए। तो ये गंभीर स्थिति में होता है। तो यहाँ पे उपचार हो गया। अब आप इसका उपचार देख लिए। चलिए, टोटल उपचार यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। नर्सिंग प्रबंध में आप क्या कर सकते हैं, अगर मान गए आपको ज्वाइंट में पेन है, तो नर्सिंग प्रबंध या यूँ कहा जाए तो घर में भी इसका प्रबंध कर सकते हैं। नर्सिंग पर केयर क्या होगा, रोगी को तीव्र दर्द के लिए पूछे कि कोई तेज दर्द तो नहीं है, दर्द वाले जगह पर हॉट या कोल्ड एप्लीकेशन करे, समझ गए। रोगी को सभी दवाई नियमित दे, रोगी को भारी कार्य करने के लिए ना कहे, रोगी को प्रभावित जोड़ों को पर्याप्त आराम दे, डॉक्टर के अनुसार एनसैड का प्रयोग करना चाहिए, रोगी को सक्रियता के लिए फिजियोथेरेपी देनी चाहिए, रोगी को संतुलित आहार देना चाहिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो, जो हड्डी को मजबूत बनाए, ठीक है। तो इस पर, और रोगी को हमेशा वाइटल साइन चेक करते रहे। तो ये सब जो है आपका क्या हो गया, नर्सिंग प्रबंध हो गया। यहाँ पे इंग्लिश भी दे रखे हैं, तो इंग्लिश भी आप लोग क्लियर कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं, एक और हड्डी का ही प्रॉब्लम है, लेकिन यह प्रॉब्लम कुछ और तरीका में होता है, समझ गए। तो चलिए ये प्रॉब्लम को जो है हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आपके सामने प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है देख लेते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए आप लोग, ऑस्टियोमाइलाइटिस है। माय डियर, ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है आपके सामने में है, देख लीजिए। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब होता है कि आपका जो हड्डी है वह हड्डी में संक्रमण से, समझ गए, या किसी वजह से आपके हड्डी के आसपास, हड्डी के एरिया वाले में मवाद और पस जमा हो जाता है, समझ गए।
देख लीजिए ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से है ऑस्टियोमाइलाइटिस, यह एक अस्थि विकार है, यह एक हड्डी का विकार है, ये ज्वाइंट का विकार नहीं है। ऊपर अर्थराइटिस क्या था, ज्वाइंट मतलब संधि, जहाँ पे दो हड्डी आपस में जुड़ता है वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। लेकिन ऑस्टियोमाइलाइटिस ऐसा नहीं है, ऑस्टियोमाइलाइटिस ज्वाइंट में प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये कहीं भी हड्डी में हो सकता है, समझ गए। तो ये जो होता है, अब यहाँ पे देख लीजिए ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब होता है कि यह हड्डी में आपके कहीं भी हो सकता है। मान गए आपके बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन है, समझ गए, वह इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, ब्लड के थ्रू आपका इन्फेक्शन क्या होगा, हड्डी के कहीं भी एरिया में जो है आपका इन्फेक्शन क्रिएट करने लगेगा, उत्पन्न करने लगेगा, और यह संक्रमण जो है आपके हड्डियों में संक्रमण हो जाता है, समझ गए, एवं हड्डी के आसपास या हड्डी में मवाद व पस हो जाता है। यह एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा कभी कभी तो डॉक्टर कहता है कि आपको हड्डी काटना पड़ेगा क्योंकि आपका हड्डी में संक्रमण हो गया है, मवाद पस जमा हो गया है। जब घाव देखिएगा किसी व्यक्ति को अंदर ही, अगर बाहर से घाव है तो पता चलता है कि चलो भाई बाहर से घाव है, तो उसका लोग ट्रीटमेंट करने लगता है। लेकिन जो अंदर से घाव रहता है दर्द करेगा लेकिन पता नहीं चलेगा कि अंदर में क्या है, और धीरे धीरे वह घाव बनने लगता है, बढ़ने लगता है अंदर में, फिर वह लास्ट पोजीशन में व्यक्ति को पता चलता है, तब तक देरी हो गया रहता है और डॉक्टर वहाँ पे बोल देते हैं कि चलो भाई अब तुमको ये चीज़ें हटाना पड़ेगा यहाँ से काट कर हड्डी को। तो वही जो है इन्फेक्शन बढ़ेगा, पता नहीं चलेगा, इन्फेक्शन अंदर अंदर बढ़ते जाएगा, और बढ़ने से होगा क्या कि हड्डी में इन्फेक्शन हो जाएगा, और फिर वो कंडीशन जो है आपके क्या हो जाता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है, जिसमें आपके अस्थियों में मवाद पड़ने लगता है और वहाँ पे पस जमा हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, और यह चीज़ें जो है एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से हो सकता है, एक्यूट मतलब अचानक से भी उत्पन्न हो सकता है, समझ गए। तो यही ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, ओके। अब ऐसा नहीं है कि हड्डी में इन्फेक्शन डायरेक्टली होता है, या आपके बॉडी के किसी दूसरे जगह से भी इन्फेक्शन आपके हड्डी में जा सकता है, समझ गए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ओके। आगे हम लोग अब चलते हैं कारण। कारण देख लीजिए, कारण में अब जो जो कारण होगा, कारण आपके सामने में है। पहला है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, समझ गए। स्टेफाइलोकोकस एक आपका जीवाणु का नाम है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसके चलते आपका हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस, समझ गए, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, निमोनोकोकस, समझ गए, स्यूडोमोनास ऑरिजिनोस, देख लीजिए, स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा, समझ गए। ये सारा चीज़ जीवाणु के नाम है। देखिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस यह और निमोनोकोकस यह सब जीवाणु के नाम है, ठीक है। और स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा यह आपके जीवाणु के नाम है। तो यह सब तो हो गया जीवाणु के नाम जिसके जरिए संक्रमण हो सकता है। रही बात तो शरीर में अन्य संक्रमण, अदर इन्फेक्शन भी इसका कारण हो सकता है कि शरीर के कहीं दूसरे जगह से भी आपके हड्डी को इन्फेक्शन करे। फ्रैक्चर होने पर ये चीज़ें तब होता है जब फ्रैक्चर होने पर आपके आसपास घाव बन जाए। गैंग्रीन होने पर, गैंग्रीन का मतलब होता है कि आपका वहाँ पे सड़ने लगे, जो है मांस सड़ने लगे, तो उस कंडीशन में भी ये होता है। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होता है, समझ गए। यह आपके बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड की मात्रा बनने लगता है, समझ गए, तो यह यूरिक एसिड क्या करता है कि व्यक्ति में क्रिस्टल के रूप में हड्डी के आसपास जमा हो जाता है, और फिर वह जो है व्यक्ति को प्रॉब्लम करने लगता है। तो यह उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें अगर आपका चयापचय क्रिया सही नहीं है तो यह प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में रक्त में संक्रमण, जिसे सेप्टिसेमिया कहते हैं। अगर रक्त में संक्रमण है, यह रक्त आपके हड्डी के आसपास जाएगा और वहाँ पे संक्रमण करेगा। तो रक्त संक्रमण, उपापचय विकार, गैंग्रीन होने पर, अस्थि भंग होने पर, शरीर के अदर इन्फेक्शन होने पर भी हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। और साथ में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, निमोनोकोकस, स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा, यह सब जो है कारण बनता है ऑस्टियोमाइलाइटिस का। मैं बार बार कहता हूँ, अगर ध्यान से नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा, वीडियो को 2 बार नहीं देखिएगा, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है 2-4 मिनट के टाइम देने से, समझ गए। देखिए हकीकत बात हम आपको बता दें मेरे डियर, तो हकीकत बात यही है कि मैं जितना मेहनत करके आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ, रियलिटी में लोग उतना इंटरेस्टेड है नहीं, समझ गए। बहुत कम इंटरेस्टेड है, बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं। इंटरेस्टेड अगर होते तो मैं आपको दिखा दूंगा ना वीडियो का ड्यूरेशन, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में रियलिटी क्या है। 3 से 4 मिनट के बीच लोग देखते हैं एवरेज।
समझ गए। तो समझ सकते हैं कि कोई लोग आते होंगे पीडीएफ के लिए, कोई लोग आते होंगे कि क्या है आज विशेष देखते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि मैं एक तरीके से ही रेगुलर दे रहा हूँ। चलिए ये हो गया, छोड़िए, जिनको पढ़ना है पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे, मेरा काम है सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन कराना, तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। लक्षण की बात किया जाए, आपके सामने में है, प्रभावित अस्थि में अचानक तेज दर्द होने लगता है, मतलब जहाँ भी ये प्रॉब्लम होगा अचानक तेज दर्द शुरू हो जाएगा। उस अंग में सूजन होने लगेगा, समझ गए, तेज बुखार होने लगेगा, जी घबराएगा, उल्टी होने लगेगा, धड़कन तेज हो जाएगा, टेकिकार्डिया, समझ गए, अस्थि में मवाद का रिसाव शुरू हो जाएगा, पस फॉर्मेशन, तीव्र बेचैनी होने लगेगा, त्वचा पर घाव आ जाएगा, क्योंकि हड्डी में जब घाव है तो त्वचा पर घाव बनेगा ही बनेगा। तो ये सब प्रॉब्लम जो है आपके होने लगते हैं। एक बार और देख लीजिए, मतलब मानिए किसी को अगर पैर के कहीं भी हिस्से में हड्डी में प्रॉब्लम, ये चीज़ें है, प्रॉब्लम है, समझ गए, तो वहाँ पे पैर में दर्द होने लगेगा कस के, वहाँ पे सूजन होने लगेगा, उससे व्यक्ति को बुखार आने लगता है, जी घबराना, उल्टी होना, धड़कन तेज हो जाता है, पस फॉर्मेशन, मवाद जो है बनने लगता है अस्थियों में, हड्डी में, तीव्र बेचैनी होने लगता है, और वही चीज़ें त्वचा पर भी आ जाता है, त्वचा पे भी घाव बनने लगता है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, अब इसकी बात की जाए निदान डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में यही है कि शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, पेशेंट का ब्लड टेस्ट में टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर टेस्ट किया जाता है। ईएसआर आपको बताता है इन्फेक्शन कितना ज़्यादा हाई है, समझ गए, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। कल्चर टेस्ट किए जाते हैं, टीएलसी, डीएलसी जरूर याद रखिएगा, ईएसआर, सीआरपी, सी क्रिएटिव प्रोटीन टेस्ट होता है, समझ गए, सीआरपी, सी क्रिएटिव प्रोटीन टेस्ट होता है, चीज़ें सीआरपी का याद रखिएगा। बोन लेसन, बोन का बायोप्सी किया जाएगा, बोन का स्कैन भी होगा, जिस बोन में प्रॉब्लम है उसका बायोप्सी भी होगा, उसका स्कैन भी होगा। ओके आगे चलिए, उपचार की बात किया जाए, ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट आपके सामने में है। संक्रमण के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जैसे सेफेक्जिम, जेंटामाइसिन, पिप्रासिलिन। तो माय डियर, अगर किसी को इस प्रकार से प्रॉब्लम है तो उसे एंटीबायोटिक दिया जाएगा संक्रमण को रोकने के लिए, जैसे सेफेक्जिम, जेंटामाइसिन, पिप्रासिलिन, समझ गए, ये चीज़ हो गया। दूसरा है कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि हड्डी कमजोर हो जाता है, तो यही कैल्शियम हड्डी को सपोर्ट करता है। ओके, 3 है प्रभावित भाग में चीरा लगाकर पस को बाहर निकाला जाता है। अब जिस भी भाग में मान गए प्रॉब्लम है, पस जमा है, तो वहाँ पे सीजर लगाकर, चीरा लगाकर पस को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि पस ज़्यादा अंदर रहेगा तो और इन्फेक्शन करेगा, समझ गए। चौथा है रोगी को बुखार होने पर एंटीपायरेटिक दिए जाते हैं, जैसे एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल, यह दर्द को राहत करता है, सूजन वूजन को, समझ गए। तो बुखार होने पर एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल दिया जाता है। तेज दर्द को कम करने के लिए ओपियाइड एनाल्जेसिक होता है, जो दर्द को कम करता है, जैसे मोर्फिन बहुत ज़्यादा तेज दर्द को भी कम करता है, समझ गए। छोटी मोटी दर्द में मोर्फिन नहीं दिया जाता है। मितली एवं उल्टी के उपचार के लिए रोगी को ओंडीएस्टेरोन आईवी से दिया जाता है। अगर पेशेंट को मितली हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो ओंडीएस्टेरोन आईवी द्वारा दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया माय डियर कुछ उपचार, जिसमें दर्द, संक्रमण, मितली उतली के लिए दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया। रहा बात इसके लिए कुछ सर्जिकल प्रबंध भी है, मेडिकल प्रबंध हो गया। अब देखते होइएगा कि किसी किसी कंडीशन में पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें डॉक्टर कहता है कि आपको सर्जरी करके इस भाग को काट के हटाना पड़ेगा, हड्डी को, कहता है ना, तो उसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। देख लीजिए, क्रॉनिक ऑस्टियोमेलाइटिस होने पर प्रभावित अस्थि को शरीर से हटा दिया जाता है। वही चीज़ें है, अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिनों से है हड्डी में, तो जो है उसे क्रॉनिक कहते हैं, और इस प्रकार से शरीर से इसे हटा दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। तो वह सर्जरी यहाँ पे है, 3 सर्जरी दिया है, जैसे देख लीजिए, सेक्यूएस्ट्रेक्टोमी, समझ गए, सेक्वेस्ट्रेक्टोमी, समझ गए, समझ गए, सेक्वेस्ट्रेक्टोमी, डेड बोन को हटाने के लिए, मतलब जहाँ भी प्रभावित है वहाँ पे बोन डेड कर चुका है, तो सेक्वेस्ट्रेक्टोमी जो होता है वह हटाया जाता है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे देख लीजिए सॉसरीजेशन, समझ गए, सॉसरीजेशन पस ड्रेनेज को बढ़ाने के लिए, समझ गए। एम्पुटेशन, प्रभावित अंग को काटकर हटा देना, एम्पुटेशन होता है। तो ये 3 सर्जरी होता है, सेक्वेस्ट्रेक्टोमी होता है डेड बोन को हटाने के लिए, देख लीजिए
सॉसरीजेशन होता है पस ड्रेनेज के लिए, पस निकालने के लिए। एम्पुटेशन होता है कि मान के प्रभावित अंग है उसको अब हटा ही देना है बॉडी से, तो उसको हटा दिया जाता है, तो उसे एम्पुटेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से यह 3 सर्जरी याद रखिएगा, सेक्वेस्ट्रेक्टोमी, सॉसरीजेशन, एम्पुटेशन। समझ गए, तीनों याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे इसी को इंग्लिश दे दिए है। नर्सिंग प्रबंध में कुछ नहीं है, रोगी को आरामदायक स्थिति देनी चाहिए, संतुलित आहार देनी चाहिए, कैल्शियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए क्योंकि हड्डी का प्रॉब्लम है, कैल्शियम ज़्यादा चाहिए। भोजन में विटामिन डी के लिए दूध, पनीर, अंडा, दही आदि देंगे। रोगी को कॉफ़ी, कैफीन व शराब के सेवन से बचना चाहिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में ओरल मुंह से फ्लूइड तरल देना चाहिए। रोगी की स्थिति को सावधानी पूर्वक बदलना चाहिए क्योंकि प्रभावित अस्थि बिल्कुल खराब हो गया रहता है। किसी भी प्रकार की जटिलता होने पर डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ऑस्टियोमिएलाइटिस भी समाप्त होता है। सॉक्सरी यहाँ पे सेक्वस सारा चीज़ जो है मैंने आपको यहाँ पे टोटल बता दिया। आपको जो है इसको अच्छे से सर्जरी वाला जरूर याद रखिएगा। सेक्वेस्ट्रेक्टोमी होता है, सॉसरीजेशन होता है और एम्पुटेशन, 3 सर्जरी जरूर याद रखिएगा। ओके, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।